देखिए, पिछले क्लास में हम लोग प्लानिंग शुरू किए थे। प्लानिंग के बारे में बताए थे कि प्लानिंग में क्या होता है कि पहले से तय किए गए उद्देश्य होते हैं जिसे एक निश्चित समय अवधि पूरा करना होता है। भारत में जो प्लानिंग है वो 5 वर्षों का होता था, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे। लेकिन एग्जामिनेशंस में है, जब लिखेंगे कि तो पूछता है कि प्लानिंग हमारे का कैसे कैसे से आया। बहुत सारे, चूँकि हर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है लगभग, तो आज हम देखेंगे कि प्लानिंग में जो विकास हुआ भारत में, किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से विकास हुआ, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नियोजन क्या है, इसके सक्सेस के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बता दिए थे। इसको लिखा देते हैं। चलिए फटाफट लिखिए पॉइंट लिखना है। लिखो, सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन की सफलताएं। पहला लिखिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दूसरा लिखिए, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तीसरा लिखिए, इंक्रीज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं निवेश में वृद्धि, बचत एवं निवेश में वृद्धि। चौथा लिखिए, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, कृषि में सांस्थानिक कर दो, एंड टेक्निकल चेंज, एंड तकनीकी परिवर्तन, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं सब। नेक्स्ट लिखिए, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास। नेक्स्ट लिखिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक बुनियादी सुविधाओं का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक बुनियादी सुविधाओं का विकास। इसमें ब्रैकेट में लिख लो, 3 चीज़ होता है। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, दूसरा लिखो कम्युनिकेशन मतलब संचार, और तीसरा लिखिए एनर्जी, और तीसरा लिखिए एनर्जी मतलब ऊर्जा। फिर लिखो डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक बुनियादी सुविधाओं का विकास या सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का विकास, सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 2 चीज़ आता है जी, हेल्थ और एजुकेशन। लिखिए, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर में वृद्धि। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। ठीक है, मतलब प्लानिंग जब किया जाता है तो ये सारी चीज़ों होती है, ऐसा हमने बताया था। ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि जब देश को आज़ादी मिला था तो उसमें हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये के बराबर था। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ा और हर क्षेत्र में विकास भी हुआ। लेकिन है क्या कि जैसे कि हमारा पढ़ेंगे आगे कि जब पहला पंचवर्षीय योजना था तो पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि में विकास करना और आपका जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का विकास करना। और जो उसका पॉइंट रखा गया था अभी ग्रोथ रेट का 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, उसका मतलब जितने चाहे उससे अधिक आपका मिला। इस सफलताओं को देखते हुए कहा गया आगे के बारे में सोचेंगे तो सेकेंड 5 प्लान में बड़े बड़े इंडस्ट्री के बारे में सोचे। और तीसरा प्लान के अंत में हमें सफलता मिला कि हम लोग फूड ग्रेन्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। 1966 में हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति लाने का श्रेय यानी कि तीसरा प्लान का जो अंत है 1966 है ना, पढ़ाएंगे अभी आज इसको हम बताएंगे। तो उसमें बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे क्या हुआ और उसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद से हमारा सत्ता में बड़े परिवर्तन हुआ, इंदिरा गांधी आई। हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया था, स्लाइड तक हम बता चुके थे। ये भी हम बता दिए कि हमारे नीति आयोग आया जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 की इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूट पूछ देता है और नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो याद रखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या लिखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? है नई दिल्ली में है। एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है। इसके बाद हम बताएंगे इसका किस तरीके से एवोल्यूशन भारत में हुआ था। चलिए यहाँ तक बता दिए थे। देखो इम्पॉर्टेंट डेट कुछ है याद, इसको देखना है। दोनों भाषा में SPP टीम टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। देखो 29 मई 2014, 29 मई मैंने कहा था कि 15 अगस्त 2014 के भाषण में मोदी जी ने कहा था कि हम एक नए संस्था को लाएंगे, नीति आयोग जिसका नाम होगा, वो संस्था प्लानिंग कमीशन का जगह लेगी। तो 29 मई 2014 को द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस सबमिटेड एन असेसमेंट रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ द रिकमेंडेशन ऑफ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विथ ए कंट्रोल कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो क्या होना चाहिए? कंट्रोल कमीशन होना चाहिए। और 13 अगस्त 2014 को द यूनियन कैबिनेट अस्क्राइब्ड, मतलब प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिए है ना, खत्म कर दिए है ना। टू बी रिप्लेस विथ डाइल्यूटेड वर्जन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC ऑफ इंडिया विच वाज इस्टेब्लिश बाय द UPA गवर्नमेंट, जो कि UPA गवर्नमेंट का यानी कि नेशनल एडवाइजरी बॉडी को, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? UPA सरकार, मतलब इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार की उसके द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। देखिए भारत की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC का एक पतला संस्करण लाया गया जिसे UPA सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसमें एक क्वेश्चन जो पिछले बता दिया कि जो एक क्वेश्चन है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कब लाया, किसके द्वारा लाया गया, तो ये UPA सरकार के द्वारा लाया गया। क्वेश्चन पहले से पूछा है, यानी जो हाईलाइटेड डेट है वो आपको मैंने बता दिया ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, कहीं बताने में कहीं पढ़ाने में आपको आसानी हो। उसमें देखिए आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से बदलने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना। देखो ऑन जनवरी 1 2015 यही इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है। मैंने बताया डिस्कशन पहले हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट रेजोल्यूशन जो कि कैबिनेट से पास कराया गया कि अब जो प्लानिंग कमीशन जो जगह लेगी वो किसका जगह लेगी? नीति आयोग का। वो भी एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगी, है ना। और प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया गया। अब दोनों में कई अंतर क्या है? तो बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन था वो सेंट्रलाइज प्लानिंग के काम करता था, और ये जो बॉडी है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पे काम करेगा। दूसरा अंतर है कि प्लानिंग कमीशन को फाइनेंशियल पावर था, इसके बाद फाइनेंशियल पावर नहीं है। ये दोनों अंतर है। और अंतर बताएंगे, अगर कहीं पूछ दिया, 1-2 अंतर बता दिए तो काफ़ी है ना। दूसरी बात है कि पहले जो है मुख्यमंत्री की भूमिका कम होती थी, अब इसमें भूमिका ज़्यादा। दूसरी बात है कि पैसा उतना ही खर्च होता है, तो सभी के लिए एक ही प्लान नहीं होगा, अलग अलग स्टेट के लिए उसी फंड में अलग अलग तरह का प्लान हो सकता है। जैसे एक घर में 5 भाई बहन हैं और पाँचों पिताजी पैसा खर्च करते हैं, सभी को एक एक ड्रेस लाने से बढ़िया है पिताजी सबको फंड दे देते हैं और चॉइस दे देते हैं कि जो तुमको लेना वो ले लो, है ना। मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं कि हम जो कहेंगे वही पहनना है। पहले ही नहीं होता था, एक ही कलर का ड्रेस, एक ही डिज़ाइन का ड्रेस पांचों बहन को दे दिया। अब कहेगा, अब बहन लोग कहती है ऐसा नहीं चलेगा, हमको पैसा दे दीजिए, हम अपने चॉइस से लेंगे। क्योंकि पैसा भी खर्च होता है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में कि फंड वही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति का चॉइस आपका अलग अलग होता है। अब पढ़ते हैं यूटिलिटी एज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि एक ही चीज़ के लिए अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग उपयोगिता है। एनीवे इंपॉर्टेंट सब डेट है, आज इतने से बताएंगे। इंपॉर्टेंट डेट बताएंगे, कॉपी में जाकर लिख लीजिएगा, जो जरूरी होगा एक बार पढ़ लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए, ये हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ प्लान इकोनॉमी was crystallized in 1930s when our national leader came under the influence of socialist philosophy। नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार सबसे पहले 1930 से दशक के सामने आया जब हमारे राष्ट्रीय नेता समाजवादी दर्शन के प्रभाव में आए। ये 1929 वह पीरियड है जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था। याद कीजिए, जब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ग्रेट डिप्रेशन का नाम सुने होंगे। एक होता है रिसेशन, एक होता है डिप्रेशन। अब तुम दोनों जो याद रखो, देखो क्यों याद रखना है, क्योंकि 1929 में जो आया था ना वो ग्रेट डिप्रेशन था, महामंदी था, और 2007 में जो आया था वो ग्रेट रिसेशन था। दोनों अमेरिका में आया था, ये डेट याद रखिएगा।
वो ग्रेट रिसेशन था। क्या था? ग्रेट रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है कि ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाता है 1 क्वार्टर से अधिक। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर लगातार हमारे यहाँ ग्रोथ रेट नेगेटिव हो और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी को लागू करने के बाद, करेक्शन के बाद भी अगर ये बाहर नहीं आए तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं ग्रेट रिसेशन। ऐसा ही 1929 में हुआ था। जब हम कभी ग्रेट रिसेशन पढ़ाएंगे, ग्रेट डिप्रेशन पढ़ाएंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा होगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि 1929 में जब ग्रेट रिसेशन आया था उससे हमारा देश गुलाम था और अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हूवर। और ये जो पॉलिसी लागू किया था केन्स का, केन्स उनकी बातों को नहीं मानते थे, जनता ने चुनाव हरा दिया, है ना। लाखों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, कंपनियां ध्वस्त हो गई, बैंक बंद हो गए। अब जैसे लोन लिया, कोई लोन नहीं देगा तो बैंक ऐसे ही बंद हो जाएगा, तो मार्केट में विश्वास खत्म हो गया। उसी समय केन्स एक आए, केन्स को फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, फाउंडर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। वो इस समय हमारा 1929 में के जो ग्रेट डिप्रेशन था, क्लासिकल मॉडल फेल हो चुका था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते थे कि इन द लॉन्ग रन और ना ऑल थिंग ऑटोमेटिकली बी एडजस्टेड एंड देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन की बात करते हैं। केन्स आए, बोले इन द, है ना, इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज डेड। अब एग्जाम्पल बताएं, अगर अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको नहीं होगा तो कहेंगे इन द लॉन्ग रन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाए भाई? अभी नौकरी मिलेगा, कल होगा, फिर परसों चाहिए। अगर 3-4 बार दिए नहीं मिला तो हम उम्र पार हो गया तो लॉन्ग रन में कैसे ठीक हो जाएगा? भूख अभी लगी है, खाना भी नहीं मिलेगा तो लॉन्ग रन में मर न जाएंगे, है कि नहीं? अगर अभी रोजगार की ज़रूरत है तो लॉन्ग रन में कैसे ठीक हो जाएगा? तो इसको उन्होंने विरोध किया और क्लासिकल मेड्यूअल फेलियर हो गया। और वो कहते थे कि देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम ओवर प्रोडक्शन, यानी ओवर प्रोडक्शन की बात कौन करते थे? क्लासिकल कहते थे। लेकिन केन्स कहते हैं प्रॉब्लम तो होता है। केन्स ने कहा कि भाई आप फुल एम्प्लॉयमेंट एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन हो सकता है, हर समय फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अगर कोई फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो भी 2% to 3% अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जिस चीज़ को प्रोफेसर केन्स साहब ने 1929 में दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया। केन्स को हम इसलिए भी याद करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्स पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को, क्लासिकल मॉडल को क्रिटिसाइज किए और उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया था, है ना। इसलिए कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लिखा किसके द्वारा गया? केन्स के द्वारा ही लिखा गया। उसको क्रिटिसाइज उससे, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में कोई एक व्यक्ति थे नहीं, उसके प्रोपाउंडर एडम स्मिथ थे। क्लासिकल में एक व्यक्ति नहीं थे, एडम स्मिथ थे, रिकार्डो थे, माल्थस थे, जेस मिल थे, है ना, बहुत सारे व्यक्ति थे। उसके बाद नियो क्लासिकल है, तो नियो का ये सब हम बताएंगे अलग से, जब हम एक एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री बताएंगे ना तो हम बताएंगे नियो क्लासिकल में कौन है, एसी पीगू हैं। नियो क्लासिकल में कौन है? नियो क्लासिकल में आपका मार्शल साहब हैं। ये सब नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। एनीवे, अब देखिए उसके बाद ये पारा हो गया। आइए, इंडियाज 5 ईयर प्लान वेयर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द रैपिड स्ट्राइड्स अचीव्ड बाई द यूएसएसआर। यानी कि भारत का जो प्लान मॉडल है, कल बताया था, कहाँ से लिया गया था? रसिया से लिया गया था। किससे लिया गया था? रसिया से लिया गया था। भारत का जो पंचवर्षीय योजना है यूएसएसआर से प्रभावित था, क्योंकि यूएसएसआर में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था इस मॉडल से। हालांकि हम आगे आपको बताएंगे, भारत में जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब लिखी गई थी वो विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। तो विश्वेश्वरैया को हम लोग फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया भी उनको कहते हैं। हम आगे इसको भी चर्चा हम लोग करेंगे। यूएसएसआर 1991 में टूट गया, वो काफ़ी अलग अलग कंट्री में बट गया। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है जी, कौन बताएगा? वो तो शायद जानते हैं, इसका फुल फॉर्म बताओ। यूनियन ऑफ और कब टूटा? 1991 में टूटा। लिख लो, यूनियन ऑफ सोवियत। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना नहीं है। पूछ दिया यूएसएसआर निम्नलिखित में से कौन, पहले तो 91 में विघटित हो गया, हम पढ़ाएंगे इसके बाद। इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाएंगे एक दिन, तो पूरे बताएंगे कि इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। जो पढ़ते हैं लेसेस फेयर इनविजिबल हैंड, इसका अलग से 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर्स होगा, उसे पूरा हम आपको बताएंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा, जाना चाहिए, है ना जी। द सोवियत यूनियन ऑफ ऑफिशियली द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, जो 1922 से लेकर 1991 तक चला, हम बता दिए थे, बताए थे ना। 1991 में टूट गया, डेट याद रखिएगा। सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का संघ एक अंतर्महाद्वीपीय देश था जो 1922 से 1991 तक यूरोपीय एशिया के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ था। ठीक है, लिख लिए, कोई दिक्कत? आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होता है। ये आपके है एम विश्वेश्वरैया, ये बेसिकली क्या थे, ये इंजीनियर थे, ये सब याद रखिए। एम विश्वेश्वरैया कौन थे, इंजीनियर थे। इनकी किताब का नाम पूछा है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया या प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। तो प्लान लिख लो ये सब, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, कॉपी में लिखिए, विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। सर जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनका एक मतलब एक सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग नोट्स बना लें तो वो ज़्यादा बेटर है। सब दिया हुआ नोट्स के समय, देखो ना, अलग अलग एरिया का अलग अलग न दिए थे, हम प्लानिंग घर पे कर लेंगे ना सर, पीपीटी आप लिख दीजिएगा। नहीं लिखिए ना, वो घर पे तो कीजिएगा, लिखिए इसको, कॉपी में लिखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बुक का नाम है, विश्वेश्वरैया साहब लिखे थे। विश्वेश्वरैया साहब लिखे थे, कब लिखे थे, 1934 में। देखो अब इनको समझिए, एक एक लाइन करके हम लोग समझना है। देखिए, इन 1934 सर एम विश्वेश्वरैया पब्लिश्ड ए बुक, टाइटल ना था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, in which he presented a constructive draft of the development of India in next 10 year। अब देखो हम लोग, हमारे के यहाँ प्लानिंग कितने साल का होता है जी, कितने होता था, 5 साल का, लेकिन ये जो विश्वेश्वरैया साहब है वो 10 ईयर प्लानिंग का बात किए थे। एक दिन यहाँ हो गया, ये इन्होंने इसमें क्या कहा था, 10 वर्षीय प्लान की बात की थी। हाँ देखो लिखा हुआ है 10 year। His core idea was to lay out the plan for shift labor from agriculture to industrialist and double up national income in the 10 year। इन्होंने कहा था कि हम अगले 10 साल में डबल इनकम हो जाएगा अगर हमारे प्लान को लागू किया, तब एग्रीकल्चर लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। हम ये बात कल भी बताए थे कि चूँकि अब अभी भी ऐसा होता है, तो उस समय जब इस बात की कही गई थी तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में खेती का सुविधा तो होता था, लेकिन खेती के साथ हमारे के यहाँ जो आपका इंडस्ट्री है वो नहीं था। तो अगर उस एरिया में इंडस्ट्री भी लगे तो हो गया क्या, कुछ को खेती में भी काम मिलेगा और बाकी समय में इंडस्ट्री में भी काम मिलेगा, तो उसकी इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन्होंने कहा था अगर मेरे प्लान को लागू किया जाए तो अगले 10 साल में जो हमारा इनकम है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ प्लानिंग फ्रीडम मूवमेंट वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द 30s। देखो अब इसको इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं इसमें बता दिया, याद भी हो गया होगा। इनकी क्वेश्चन क्या है, इनकी पहला है कि इस पुस्तक को किन्होंने लिखा, तो पुस्तक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, पब्लिश कब हुआ था, 1934 में। और ये दीवान भी थे, और बता दें आपका जो है एक इंजीनियर थे, इनको फादर ऑफ इंडियन कहते हैं, इंजीनियर भी कहते हैं, हम आगे आपको बता रहे हैं। बेसिकली इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन 5 ईयर इंडियन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, देखिए विश्वेश्वरैया इज रिगार्डेड इंडिया एज वन ऑफ दी फॉरमोस्ट सिविल इंजीनियर हुज बर्थडे 15 सितंबर। डेट किस लिए इम्पोर्टेंट है, 15 सितंबर
is celebrated every year as Engineer Day in India. सर क्लियर है ना? श्रीलंका, तंजानिया, he is also often regarded as maker of modern Mysore, maker of modern Mysore according to, है ना, प्रजावानी ए आपका जो है कोनाडा लैंग्वेज न्यूज़पेपर. ही इज आल्सो द मोस्ट पॉपुलर फिगर इन साउथर्न इंडिया स्टेट इन कर्नाटका. जी इस वगैरह हम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये डेट इम्पोर्टेंट है. दूसरा है इंजीनियर डे मनाया जाता है और ये फादर ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान कहे जाते हैं. बेसिकली इंजीनियर थे. जैसे कैसे पढ़ते हैं, गोसेन साहब हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने ये आइडिया दिया. केन्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो केन्स एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बाद में इकोनॉमिक्स बने. चलिए नेक्स्ट. इनका नाम है, देख रहे हैं कौन है, सुभाष चंद्र बोस. देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी, the first attempt to develop a national plan for India came up 1938. In that year, Congress President Subhash Chandra Bose had set up a national planning committee with A. Jawaharlal Nehru as its president. However, the report of the committee could not be prepared, and only for the first time in 1948-49 some paper केम आउट. लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तुम्हारा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके द्वारा बनाया गया था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के साथ. लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश आपका नहीं हुआ. ऐसे नहीं होता, कोई कार्यक्रम होता है तो इतना आसान नहीं है. ये शुरुआत हुआ, सफलता मिला 1950 में, जब देश को आज़ादी मिला तब वो प्लानिंग कमीशन का रूप लिया. इस तरीके से हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन का विकास हुआ. अब आइए, इनका नाम सुने हैं, ये है प्रशांत चंद्र महालनोबिस. हम पहला प्लान किसके मॉडल पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था. और सेकेंड प्लान कौन बनाए गए थे, किसके मॉडल पर, प्रोफेसर महालनोबिस मॉडल पर. सेकेंड 5 ईयर प्लान अभी हम बता नहीं रहे हैं, तो बताएंगे तो तैयार हो जाएगा बताते बताते. सेकेंड 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया, जो हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करेंगे. हम जब प्लानिंग बताएंगे देखेंगे कि हमारे पहला प्लानिंग के बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो IIM वगैरह देखते हैं सब खुला, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करना. और जिस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग हुआ वहाँ का फिजिकल कैपिटल भी स्ट्रांग होगा. जैसे हम ह्यूमन कैपिटल, अगर हम प्रोफेसर हैं तो हम ह्यूमन कैपिटल हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ह्यूमन कैपिटल. ये जो बोर्ड है इसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल. एयर कंडीशन फिजिकल कैपिटल, कैमरा फिजिकल कैपिटल, लाइट फिजिकल कैपिटल. पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में बेसिक में. कैपिटल क्या है, द कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ एस विच इज एंगेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. कैपिटल में रीजनरेशन का इनकम होना चाहिए. सारा एसेट कैपिटल नहीं होता है. अगर तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है, तो दुकान तुम्हारा क्या है, कैपिटल है. यानी समझ रहे हैं. उसके बाद देखो, इनको आप देख लीजिएगा कि जो प्रकाश चंद्र जो है वो इनको हम लोग फादर महालनोबिस है. और एक आपका ये सबसे बड़ी बात है कि जो आप देख रहे हैं ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना का श्रेय इनके ही जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आइए, बॉम्बे प्लान. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो दोनों भाषा में है, पूरे अच्छे तरीके से समझा देते हैं. जो बॉम्बे प्लान है, वो बॉम्बे प्लान जो लाया गया था, वो बॉम्बे प्लान जो है आपका 7 ग्रेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा लाया गया था. उसमें ये पहले नाम जान लीजिए. देखिए, व्यक्ति हैं JRD टाटा, घनश्याम लाल है, और अरदेसाई दलाल है, लाला श्रीराम, उसके बाद है कस्तूरबा बाई लालाबाई, उसके बाद AD श्रॉफ, उसके बाद सर पुरुषोत्तम ठाकुर एंड जॉन मेथाई. तो दोनों का नाम एक साथ, अगर दोनों को जोड़िएगा ना 8 हो जाएगा, लेकिन साथी थे, दोनों का नाम एक साथ लाता है, इसलिए इसको ऐसे करते हैं. अब ये नाम आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है बॉम्बे प्लान में ये नहीं थे, कौन थे. तो आपको ये अगर 7 नाम याद रहता है या 8 नाम याद रहता है
जैसे मान ली इसमें से कोई दे देगा कि धीरू भाई अंबानी, तो नहीं थे उस समय, है ना, वो तो बाद में विकास किए। तो देखिए 1 मिनट, हैंग कर गया। अच्छा आ गया, देखो बॉम्बे प्लान, पीरियड क्या है जी, पीरियड क्या है 1944। अच्छा 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मिस्टर JRD टाटा, ये तो याद रह गया। उसके बाद क्या थे, GD बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर, लाला श्रीराम और कस्तूरबा भाई लाला है, और AD श्रॉफ और अरदेसाई दलाल एंड जॉन मेथाई वर्किंग टुगेदर प्रिपेयर्ड। इनका भी वही था, ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इसका ही नाम था, इंग्लिश में दिया रहेगा, एंड दिस इज नोन एज बॉम्बे प्लान, है कि नहीं। अब रहेगा बॉम्बे प्लान और रहेगा लिखा हुआ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो याद रहेगा, पढ़े हो तब नहीं याद मिलाइएगा वहाँ पर, अगर किस तरह का क्वेश्चन दे दिया तब, ठीक है। देखो बॉम्बे प्लान का और क्या नाम है, ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कितने कब आया था, 1944 में। कितने इंडस्ट्रीज के द्वारा, 8 इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछे हुए इसमें कि इसमें से कौन नहीं थे, तो यानी कि सब याद रखना पड़ेगा, तो ना कौन नहीं थे पता करेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इनका जो मुख्य आइडिया था, दिस प्लान इनका भी था कि पर कैपिटा इनकम 15 ईयर्स एंड ट्रिपल द नेशनल इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा 15 वर्ष में जो हमारा राष्ट्रीय आय वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। देखो चिंता नहीं करना है, इस योजना में 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की गई थी। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति क्या होता है जी, क्या बताए थे, है ना, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, दुगना होगा, और जो राष्ट्रीय आय कितना होगा, 3 गुना होगा। कितने दिनों में, 15 साल की बात किए थे। इसके पहले भी क्या पढ़ाए थे, इसके पहले क्या पढ़ाए थे, 10 वर्षीय प्लान, कौन बोले थे, विश्वेश्वरैया। इसमें इनकम क्या बोले थे, डबल हो जाएगा, ये भी बोले डबल हो जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। इस तरह की उन्होंने अपनी अपनी बात की थी, लेकिन ये भी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट, मतलब कि जिस समय ये प्लान आया था उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इसलिए प्लान लाया गया था। कहा गया था जो हम सामान विदेशों से मंगाते हैं उस सामान को हम इंडिया में ही बनाएंगे तो उससे 2 फायदा होगा। पहला फ़ायदा यह होगा कि हमारे के यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ प्रोडक्शन होगा वहीं रोज़गार होगा। आज़ादी के पहले रेलवे का विकास बड़े पैमाने भारत में हुआ। कच्चा लोहा इंडिया में होता था, उस कच्चे लोहा को, है ना, भेजा जाता था इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिर हमारे के यहाँ माल बन के तैयार आता था, तब इंडिया में आता था। यानी इंडस्ट्रियल हमारे के यहाँ रेलवे का विकास इंडिया में हो रहा था, लेकिन रोज़गार का वृद्धि कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। हालांकि इंडिया में भी रोज़गार का वृद्धि हो रहा था, लेकिन लेबर क्लास का लोग, क्योंकि जो बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण हो रहा था इंग्लैंड में हो रहा था। 1944 में कहा गया कि भाई युद्ध होती है तो युद्ध में दूसरे कंट्री से सामान लाना दिक्कत होती है, तो हम यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और सरकार को टैक्स आएगा, तो इससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे आइए, ये सब देख लिए घर पर। उसके बाद आए बाबू पीपुल्स प्लान। पीपुल्स प्लान ये सब मिलाने वाला पूछता है जी। पीपुल्स प्लान जो है, पीपुल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय M.N. रॉय, है ना, लोगों की योजना पीपुल्स प्लान का मसौदा M.N. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। एंड दिस प्लान वाज फॉर 10 ईयर्स, और ये भी प्लान कितना था, 10 ईयर्स के लिए था।
and gave the greatest priority to agriculture। इसमें कृषि पर विशेष रूप से जोर दिया गया। और इसके पहले वाला बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान वाला जो है इंडस्ट्री पे जोर दिया गया था, और ये वाला किस पे जोर दिया था? कृषि पे जोर दिया गया था। और नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन वाज द मेन फीचर ऑफ दिस प्लान। मतलब राष्ट्र सोशलिस्ट पैटर्न था। मतलब क्या था? ये सोशलिस्ट पैटर्न था। इसके पहले वाला क्या था? कैपिटलिस्ट पैटर्न था बॉम्बे प्लान। ठीक है, क्योंकि उसमें से 8 ग्रेट कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही इस प्लान को बनाए थे। देखिए, ये व्यक्ति है एम एन रॉय हैं, पहचान लीजिए। उसके बाद आया गांधीयन प्लान, जैसा कि नाम से ही लगता है। तो जो दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय द श्रीमन नारायण, प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज। इट एम्फेसाइज द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन विद, चूँकि गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। क्या बात करते थे? डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग निचले स्तर से विकास करेंगे। हम जब प्लानिंग करते सबको साथ लेकर चलेंगे, ग्रामीण लोग, तो उन्हीं का ये प्लान था। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात गांधी जी किया करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। इस प्लान में इसी बात को कहा गया था। उसके बाद आया देखो सर्वोदय प्लान। तो सर्वोदय प्लान जो 1950 में आया वॉज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। दिस प्लान इटसेल्फ वाज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन प्लान एंड सर्वोदय आइडिया ऑफ, है ना, विनोबा भावे। एंड दिस प्लान एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड अ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। और इस तरह से जब हमारा पहला प्लान बना था तो उसमें इस चीज़ को रखा गया था। पहला प्लान का ऑब्जेक्टिव था, क्या था कि एग्रीकल्चर को विकास करेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हम लोग विकास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है ना, इसमें विदेशी टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करने की सलाह दिया गया था। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जी, आप लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, कि 2 तरह का टेक्नोलॉजी होता है। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वैसे टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें श्रम का उपयोग अधिक होता है और मशीन का उपयोग कम होता है ना। जैसे रोड अगर बनता है तो रोड अगर हम देखते हैं, रोड में पिच साइड में जला के अगर बनाता है तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन आजकल पिच मशीन से बना हुआ आता है, खाली लगा देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में रोज़गार कम होता है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लोगों को रोज़गार अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन का उपयोग ज़्यादा होता है, और मशीन का उपयोग ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोगों को काम कम मिलेगा। इस प्रकार से आया। अब देखो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इन अगस्त 1944 द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट सेट अप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ अरदेसाई दलाल, बट दिस डिपार्टमेंट वाज एबॉलिश इन 1946। देखो ये सब डेट याद रखिएगा कि जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1944 में, और 46 में इसको इबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कुछ बनाया प्लानिंग एडवाइजरी बॉडी। इन अक्टूबर 1946 प्लानिंग एडवाइजरी बॉडी वाज सेट अप बाय इंटरिम गवर्नमेंट टू रिव्यू द प्लान एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड मेक द रिकमेंडेशन अपॉन देम। अक्टूबर 1946 में योजनाओं और भविष्य की योजना पर, ये सब डेट याद रखिएगा। प्लानिंग एडवाइजरी बॉडी 1946। उसके बाद आइए प्लानिंग कमीशन। अब हम लोग आ गए तो देखिए आज़ादी के बाद जो है पहले समझ लीजिए, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के तुरंत बाद, द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी EPC वाज formed by All India Congress Committee with Nehru as its chairman, and this committee was to make a plan to balance private and public partnership and urban and rural economies. In 1948, this committee recommended forming the Planning Commission. In March 1950, है ना, प्लानिंग कमीशन का गठन हो गया था, हम कल भी बताए थे। इस तरीके से प्लानिंग कमीशन कितने एक लंबा चौड़ा डिस्कशन के बाद, एक संघर्ष के बाद हमारा प्लानिंग कमीशन अंत में 15 मार्च 1950 को बन के तैयार हुआ, और जिसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। और प्लानिंग कमीशन का डिस्कशन संविधान में नहीं है, इसलिए
हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और कल इसके बारे में बताए थे कि हमारे प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जो पहले चेयरमैन हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जो लास्ट चेयरमैन हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी हुए। हाँ, इसे हम बताए थे ना कि नहीं बताए थे? प्लानिंग कमीशन के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी जो हमारे पास होना चाहिए था ये हम आपको ला दिए। फिर है एनडीसी बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1952 में आया था। बेसिकली जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य रूप से काम था राज्य और केंद्र के बीच में झगड़े जो होते थे उसको सुलझाने का काम। एनडीसी अभी भी है, लेकिन एनडीसी का काम ही नहीं है। एनडीसी का काम नहीं है, इसको मतलब ख़त्म करने के लिए रेजोल्यूशन पास भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि एनडीसी के कोई बैठक हुआ नहीं है जब से हमारे यहाँ नीति आयोग आया है। लेकिन याद रखिएगा एनडीसी का स्थापना 1952 में हुआ था। जो भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा पास होता था फाइनली उसको एनडीसी पास करती थी। एनडीसी के वे चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते थे। ठीक है, बस ये आपका था प्लानिंग कमीशन कहाँ से किस तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ तक आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे कि प्लानिंग के अंतर्गत हमारे यहाँ 1950 से लेके क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले प्लानिंग हमारे अभी तक 12 प्लान हुआ था, पहला प्लान से 12 प्लान। तो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे पहली पंचवर्ष योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। पहला प्लान में क्या हुआ, दूसरा प्लान में क्या हुआ, तीसरा प्लान में क्या हुआ, इस तरीके से 2 से 3 क्लासेज में वो हम कवर कर देंगे, क्योंकि प्लानिंग बड़ा टॉपिक्स होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लानिंग भी आप लोगों को पढ़ना है कि प्लानिंग कितने प्रकार का है, कम से कम 15-16 प्रकार का प्लानिंग है। तो सब में 2-2 लाइन का चर्चा कर देंगे, थोड़ा थोड़ा भी लिखिएगा या जानिएगा तो सारा का सारा आइडिया आपके अंदर आ जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं।